हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और एनटीएससी वाले बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम में मोस्टली आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ। आपको चार सेंटर्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले होता है बेटा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। दूसरा बेटा आपका इन सेंटर। सर्कम सेंटर। और ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। आपको तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, तो यदि आप सपोज कीजिए ट्राइंगल आपके पास ABC है, आप किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो इसकी एक मीडियन कहलाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट आपके पास E है और AB का मिड पॉइंट आपके पास F है। आपने A को D से ज्वाइन कर दिया, देन AD इस ट्राइंगल की एक मीडियन कहलाएगी। इसी तरह से B को E से ज्वाइन कर दिया तो BE दूसरी मीडियन हो जाएगी। और यदि हम C को F से ज्वाइन करें तो ये जो ट्राइंगल की मीडियंस होती हैं बेटा, ये हमेशा कंकरेंट होती हैं। कंकरेंट मींस ये तीनों मीडियन हमेशा एक ही पॉइंट में से पास होती हैं। चाहे आप कोई भी ट्राइंगल लें, मीडियन हमेशा तीनों एक ही पॉइंट में से पास होंगी। और जिस पॉइंट में से ये तीनों मीडियन पास होती है किसी भी ट्राइंगल की, इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे ग्रेविटी सेंटर भी कहा जाता है। ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर होने के कारण सेंट्रोइड को जनरली हम G लेटर से डिनोट करते हैं। तो जहां पे G लिखा होता है इट मींस वो सेंट्रोइड को डिनोट कर रहा है। अब इसकी विशेषता, सेंट्रोइड जो होता है ईच मीडियन को वर्टेक्स की तरफ से 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे आप जो G पॉइंट होगा ये AD को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी तरह से G पॉइंट CF को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और G पॉइंट जो है BE को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मींस सेंट्रोइड ट्राइंगल की ईच मीडियन को वर्टेक्स की तरफ से 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, अगर आप तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं x1 y1 जो आपको गिवन हो, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे, आप सपोज करो कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो G के कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं। देन जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। और जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। तो इट मींस अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हैं तो आप उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मींस तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड कहा जाएगा और सेंट्रोइड ईच मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और यदि आपके पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर क्या होता है? यदि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, सपोज कीजिए ट्राइंगल है ABC और इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3।
तो इस ट्राइंगल में यदि हम इसके एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करें, एंगल बाइसेक्टर आपको पता है बेटा वो लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे। सपोज करो कि ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर आप कंपास की हेल्प से भी ड्रा करना जानते होंगे। जैसे मान लो आपने इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है तो आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से इस आर्क को कैंसिल करेंगे तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो इसी तरह से यदि हम एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करें तो सपोज करें ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, और एंगल सी का अगर हम बाइसेक्टर ड्रा करें एंगल सी का, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर भी हमेशा कंकरेंट ही होते हैं, अर्थात एक ही पॉइंट में से पास होते हैं। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, इस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है, इन सेंटर। अब इन सेंटर की विशेषता क्या होती है? जो इन सेंटर होता है उसकी ईच साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। इट मींस अगर आप इन सेंटर से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, या इसके एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, या एबी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये तीनों केसेस में इक्वल आएगी। इट मींस यदि हम इन सेंटर को सेंटर एज्यूम कर लें और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड से, इसको यदि हम रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रा करें तो वो सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। एक इस तरह का सर्कल बनेगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा। अब ये जो सर्कल है ये इस ट्राइंगल का इन सर्कल कहलाता है। इन सर्कल यानी ट्राइंगल के अंदर बना हुआ सर्कल, और इन सर्कल का सेंटर होने के कारण इसे इन सेंटर कहा जाता है। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की हो, बट उसके लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी निकालनी पड़ेगी। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके BC की डिस्टेंस, AC की डिस्टेंस और AB की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो BC की डिस्टेंस है इसे हम A से डिनोट करते हैं, AC की डिस्टेंस को हम B से डिनोट करते हैं, और AB की डिस्टेंस को हम C से डिनोट करते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइड आ गई, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को यदि हम x y से डिनोट करें, देन जो x कोऑर्डिनेट होता है इन सेंटर का वो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, एंड y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। इस फॉर्मूले से आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो। तो पहले आप तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, देन आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सर्कमसेंटर। अब सर्कमसेंटर क्या होते हैं बेटा? जैसे आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ये सभी ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है A B C। अब इस ट्राइंगल में तीन साइड्स, यदि आप ईच साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जैसे आपने इस लाइन BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन हो गई जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और साथ साथ BC को बाइसेक्ट भी करे। जैसे आप हाफ से ज्यादा ओपन कंपास ऊपर करके आर्क ऊपर नीचे लगाते हैं, फिर इधर से आर्क उनको कैंसिल करते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। इसी तरह से सपोज कीजिए आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया आपके पास, और इसी तरह से आप सपोज कीजिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो भी हमेशा कंकरेंट होंगे। कंकरेंट यानी कि एक ही पॉइंट में से पास होंगे, और इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है इसे सर्कमसेंटर कहा जाता है। सर्कमसेंटर। अब ये सर्कमसेंटर की विशेषता क्या होती है? ये जो सर्कमसेंटर होता है ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है।
तो आप चाहे इस सर्कम सेंटर को C से डिनोट करें तो C से A की डिस्टेंस, C ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो इसे आप C डैश मान लें, तो C डैश से A की डिस्टेंस, C डैश से B की डिस्टेंस, C डैश से C की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। तो यदि इसे सेंटर एज्यूम करें और AC को आप रेडियस एज्यूम करके एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास होगा। और ये जो सर्कल होता है, ये सर्कल इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल कहलाता है। सर्कम सर्कल जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और सर्कम सर्कल का सेंटर होने के कारण इसे सर्कम सेंटर कहा जाता है। तो सर्कम सेंटर आपको पता चल गया और इसकी विशेषता पता चल गई कि सर्कम सेंटर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब आ जाता है आपका ऑर्थो सेंटर। इसी में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? यदि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल में यदि आप तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर्स होंगे ये भी कंकरेंट होंगे, एक ही पॉइंट में से पास होंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है इसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ऑर्थो सेंटर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया बेटा, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है इसे नॉर्मल भी कहा जाता है, नॉर्मल फ्रॉम A टू BC। इसे आप ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, और इसे अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, अल्टीट्यूड। चारों का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, अल्टीट्यूड। इट मींस ये सारे इसी को शो कर रही है। अब इनमें से आपने नाम लिया ऑर्थोगोनल। अब ये AD BC के ऊपर ऑर्थोगोनल है, BE AC के ऊपर ऑर्थोगोनल है, और CF जो है वो AB के ऊपर ऑर्थोगोनल है। क्योंकि ये ऑर्थोगोनल्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, इसलिए इसे ऑर्थो सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इन सेंटर, और जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे सर्कम सेंटर, और तीनों अल्टीट्यूड्स या तीनों ऑर्थोगोनल्स या तीनों परपेंडिकुलर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ये बेटा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जबकि यहाँ पे हमने केवल साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे। ये जो आपके पास स्केलन ट्राइंगल होता है बेटा, स्केलन ट्राइंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सभी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यदि आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको होता है तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सेंट्रोइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते हैं। कोइंसिडेंट पॉइंट्स का मतलब बेटा सेंट्रोइड भी वही होगी, इन सेंटर भी वही होगा, सर्कम सेंटर भी वही होगा, ऑर्थो सेंटर भी वही होगा। या आप ये कह सकते हो कि आपने यहाँ पे एक मीडियन ड्रा की है, सॉरी इस तरह से बनाते हैं। सपोज कीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही परपेंडिकुलर होगा और यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी है, और यही इसकी मीडियन भी होगी, क्योंकि ये डी पॉइंट जो है वो BC का मिड पॉइंट भी होगा। तो आपका, और यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आपको पता है कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो इट मींस ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड सभी कुछ इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इट मींस ये मीडियन और यही आपका एंगल बाइसेक्टर, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यही आपका अल्टीट्यूड, सभी चीज सेम हो गई। अब ये भी आपके पास सेम वही वैल्यूज आ गई, मीडियन भी यही, एंगल बाइसेक्टर भी यही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही। तो इसलिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा
वही आपका मीडियन होगा, सॉरी वही आपका सेंट्रोइड होगा, वही आपका इन सेंटर होगा, वही सर्कम सेंटर होगा, वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं, सेम होते हैं। अब यदि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा कई बार आ जाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पे बनता है वो पॉइंट हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है उस ट्रायंगल का। इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है वो हमेशा उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये M है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में विशेष करके हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है वो हमेशा उस ट्रायंगल का वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होगा, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा वो हमेशा उसका सरकम सेंटर होगा। इसका रीजन ये है सरकम सेंटर होने के कारण, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट जो होगा ये थर्ड जो आपका वर्टेक्स होगा उससे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इट मींस ये तीनों डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होती हैं, और ये क्योंकि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। अगर आप एक सर्कल ड्रा करें जो इसके तीनों वर्टेक्स में से पास होता है तो इन दैट केस ये इस सर्कल का डायमीटर होता है, और आपको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। अब मैं आपको इनके बीच एक रिलेशन बताऊंगा। अब आप इन तीनों के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इस रिलेशन में इन सेंटर यूज नहीं किया जाता। आप जैसे एक ये तीन बेटा हमेशा किसी भी ट्रायंगल के लिए कॉलिनियर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते हैं, सेम पॉइंट होता है, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कॉलिनियर होंगे। और यदि यहाँ पे आप इस कॉर्नर पे लेते हैं आपका ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और इस कॉर्नर पे लेते हैं आप सरकम सेंटर, और यहां पे यदि आप लेते हैं सेंट्रोइड यानी कि G, ऑर्थो सेंटर को यदि हम O से डिनोट कर लें, सरकम सेंटर को यदि हम C से डिनोट कर लें, और सेंट्रोइड को G से, तो ये तीनों हमेशा कॉलिनियर होते हैं, और सेंट्रोइड हमेशा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इट मींस आपके पास अगर इन तीन सेंटर में से कोई भी सेंटर दे रखे हो तो आप तीसरे सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी दो की वैल्यू आपके पास है तो थर्ड के आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। पहली शॉर्ट ट्रिक, यदि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है और इसकी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सपोज कीजिए तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट्स हैं D, E एंड F। D के कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए आपके पास x1 y1 है। D is the midpoint of BC and whose coordinates are x1 y1. E is midpoint of AC having coordinates x2 y2, and F is the midpoint of AB having coordinate x3 y3. यदि आपके पास किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, देन आप उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। सिंपल मेथड है बेटा, बिल्कुल जैसे आपने ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, इसके ए को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, और उसके फ्रंट में जो बिल्कुल सामने है अपोजिट उस x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। इट मींस आप x3 और x2 को ऐड करेंगे, x2 प्लस x3, और इसमें से x1 को माइनस कर दें, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपके पास हो जाएगा y2 प्लस y3 माइनस में हो जाएगा y1।
ये आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए आपने ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप इनको ऐड करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इनको ऐड करेंगे और इसे माइनस करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x3 और माइनस में करेंगे आप x2। इसी तरह से y1 प्लस y3 और माइनस में करेंगे आप y2। ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसी तरह से आप c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रम्बस हो, आप चारों के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रम्बस एंड स्क्वायर। सपोज कीजिए ये आपके पास ए बी सी एंड डी। इट मीन्स उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए x1 y1 है, बी के x2 y2 है, सी के x3 y3 है। अब आपके पास इन चार वर्टेक्स में से तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और सपोज कीजिए फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए भी आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने तो आप इनको ऐड करें और इसे माइनस कर दें। इट मींस x कोऑर्डिनेट डी का निकालेंगे तो ये x1 प्लस x3 और माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और माइनस आपके पास y2 हो जाएगा। और अगर आपके पास सपोज कीजिए डी के गिवन होते, सी के निकालने होते, तो भी आप यही अप्लाई करते, इनको ऐड कर देते, इसे माइनस कर देते, सी के आते। Now the first question of exercise is determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining the points A and B having coordinates 2, -2 and 3, 7। सबसे पहले तो आप ये दो पॉइंट्स प्लॉट करें। सपोज करें ये पॉइंट ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 and -2, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 and 7। और ये सपोज कीजिए आपकी लाइन है, गिवन लाइन, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने ये बताना है कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, ये लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब जहां भी आपको रेशियो निकालना बेटा, मैंने आपको बताया था, तो रेशियो आप एज्यूम करेंगे k:1। अब ये लाइन ए बी को डिवाइड कर रही है, इट मींस इस लाइन के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट P होगा वो पॉइंट इसे ए बी को डिवाइड करेगा। तो लेट P बी द पॉइंट which lies on the line and which divides AB in the ratio k:1। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो अननोन K की टर्म्स में आएंगे, बट P एक ऐसा पॉइंट है जो AB और इस लाइन दोनों पे लाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपके पास जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ K, वो कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि P इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसे पुट करने पर आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू से आप रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट P बी the point on given line which divides AB in the ratio k:1, then coordinates of P are P, आप इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें x एंड y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। x कोऑर्डिनेट अब किसके इक्वल होगा, तो k को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3k और +2 डिवाइडेड बाई k +1।
एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, k को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7k और -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब आपके पास ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब p के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनमें k अननोन है, तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि p पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसलिए ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ p lies on the given line, therefore ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है आप x और y की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू x की जगह आप पुट करेंगे 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 एंड प्लस y की जगह आप पुट करेंगे 7k -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और -4 इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कंप्लीट इक्वेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, k प्लस 1 से k प्लस 1 इन दोनों टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जा 6k और प्लस में 2 2 जा 4 प्लस k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 7k -2 बच जाएंगे और -4 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 0। 6k प्लस 4 प्लस 7k -2 -4k -4 इक्वल्स टू 0। 6k प्लस 7k 13k 13k -4k दैट इज 9k एंड 4 प्लस यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया -2 इक्वल्स टू 0। एम्प्लाइज 9k की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 2 के इक्वल होगी। इट मींस k इक्वल्स टू 2/9। अब k की वैल्यू आपके पास 2/9 है तो इट मींस रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/9 is to 1 क्योंकि आपने k is to 1 एज्यूम किया था। एम्प्लाइज 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 is to 9। इट मींस ये जो गिवन लाइन है ये AB को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2 is to 9 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगी। Next question is find a relation between x and y if the points x, y, 1, 2, 7, 0 are collinear। बेटा अगर आपने 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है, और आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि उन तीनों पॉइंटों से बने एरिया का ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स के केस में आपके पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इट मींस उसका एरिया 0 आएगा। वहां पे 2 ऑप्शन है, लेकिन यदि आपने कोई अननोन्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना हो या इनमें से कोई भी एक अननोन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो इन दैट केस आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ही यूज करेंगे। अब क्योंकि आपको दे रखा है ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर चाहिए या कॉलिनियर है, कॉलिनियर होंगे तो इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर then area of triangle formed by these points was to 0, that is 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन x1 y1, तो सबसे पहले आप xy लिखेंगे, देन आप लिखेंगे 1 2, उसके बाद 7 0, उसके बाद अगेन xy इक्वल टू 1/2। अब ये एरिया क्योंकि कॉलिनियर है तो एरिया 0 के इक्वल होगा, तो 1/2 इंटू में। अब आप नीचे की तरफ जो एरोज लेंगे ये प्रोडक्ट आपने पॉजिटिव लेना है, तो 2 इंटू एक्स 2x, ये आपके पास प्लस 0 हो गया और प्लस में आपके पास 7y।
ऊपर की तरफ जो एरोस लेंगे इनका प्रोडक्ट आपने नेगेटिव लेना है, तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस के 7 टू 14 हो गए और माइनस का आपके पास 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू 2 इधर जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स आपके पास बच गया 2x और 7y माइनस y, इट मीन्स प्लस के 6y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आप थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यानी कि x y की जितनी भी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उनमें से आप कोई भी x y का पेयर लेंगे, उस केस में ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। Now the next question is find the center of a circle passing through the point 6 minus 6, 3 minus 7 and 3 3। आपने उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है जो 3 गिवन पॉइंट्स में से पास हो रहा है। सपोज कीजिए बेटा ये आपके पास सर्कल है और इस पे 3 पॉइंट्स आपको गिवन ऑलरेडी। जैसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है 3 3 है, एक पॉइंट आपके पास 3 3 हो गया, एक पॉइंट आपके पास 3 माइनस 7 हो गया और एक पॉइंट आपके पास 6 माइनस 6 हो गया, सॉरी 6 एंड माइनस 6। अब ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं जिनमें से ये सर्कल पास हुआ है और इस सर्कल का सेंटर आपने फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए हम सेंटर को पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं ए से, बी से और सी से, और सेंटर आपने फाइंड आउट करना है। सेंटर को सपोज कर लीजिए आप ओ से डिनोट कर लेते हैं, तो ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जबकि ये आपके पास ए, बी और सी। तो सेंटर जो है सर्कल के ऊपर लाई करने वाले ईच पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो आप O से A की डिस्टेंस निकालें, O से B की डिस्टेंस निकालें, O से C की डिस्टेंस निकालें, और ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। तो इनको इक्वेट करके आप x और y में दो इक्वेशन बना लें। सेंटर के कोऑर्डिनेट आप xy अज्यूम करें, तो xy में आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही आपका रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ए सर्कल होगा। तो पहले आप OA की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ OA अंडर द रूट x माइनस 6 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो OA स्क्वायर जो है वो x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर। इसी तरह से आप OB डिस्टेंस निकालें, OB डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर द रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएंगे, y प्लस 7 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, OB स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर। एंड लास्टली आप OC डिस्टेंस निकालें, OC distance under the root x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square। It means OC square जो होगा वो x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square। Now जो सेंटर है वो तीनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो OA स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। अब OA स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ से ले सकते हैं, आप इसे एक्सपेंड कर दें साथ साथ, तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 6 टू 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12 प्लस के 12y है। इसी तरह से आप OB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर और माइनस में 3 टू 6y प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर 7 टू 14y प्लस 49 इक्वल्स टू OC स्क्वायर आप लेंगे, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6y नहीं था, ये 6x था,
प्लस 9y² प्लस 14y प्लस 49, और इसे सॉल्व करने पर ये आपके पास आ गया x² माइनस के 3 टू जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y², 3 टू जा माइनस 6y प्लस 9। अब ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक बार आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे और एक बार आप लास्ट की दोनों टर्म्स को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग फर्स्ट टू टर्म्स, इक्वेटिंग फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स को इक्वेट कीजिए। टू टर्म्स, अब यहाँ पे आप लेंगे x² प्लस 36 माइनस 12x प्लस y² प्लस 36 प्लस 12y इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² प्लस 14y प्लस 49। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप xy को एक साइड करें, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 6x इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 6x माइनस 12x तो माइनस के बचेंगे 6x। इसी तरह से आप 14y को इधर ले आए, माइनस 14y और प्लस 12y तो माइनस के आपके पास बचेंगे 2y। कांस्टेंट टर्म आप देखें 36 प्लस 36 मीन्स 72 हो गए, और इधर आपके पास है 9 और प्लस 49, इट मीन्स आपके पास 58 हो गई। 58 आपके पास प्लस है और 72 माइनस है, तो 72 माइनस 58 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गए 4 और यहाँ पे आपके आ गए 1, तो 14 बचेगा, क्योंकि 58 पॉजिटिव है 72 नेगेटिव होंगे, तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के बचेंगे आपके पास 14। आप इस कंप्लीट इक्वेशन में थ्रू आउट -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, 3x प्लस y और इक्वल्स टू 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। टर्म्स इक्वेटिंग लास्ट टू टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे है x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² प्लस 14y प्लस 49 इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 6y प्लस 9। अब यहाँ पे भी x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, 6x इधर लाएंगे आप तो 6x से 6x भी आपके दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं, और 14y है ये 6y इधर आकर ऐड हो जाएंगे, तो 14 प्लस 6 ये 20y हो जाएंगे आपके पास। कांस्टेंट टर्म आप देखें, कांस्टेंट टर्म में 9 प्लस 9 यहाँ पे 18 है, और जबकि एक 9 से 9 भी आपका कैंसिल हो रहा है, ये 49 इधर जाके आपके नेगेटिव हो जाएंगे, -49 प्लस 9 तो इट मीन्स आपके पास माइनस के 40 आ जाएंगे। 20y इक्वल टू -40 देन y इक्वल टू -2 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास -2 है, इस वैल्यू को आप 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 3x प्लस y की जगह -2 और इक्वल टू 7, इट मीन्स ये आपके पास 3x इक्वल्स टू 9 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 3 हो गया। देयरफॉर सेंटर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -2 होगा। इस तरह से आप सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of the other two vertices. इसमें का आपको स्क्वायर की दो अपोजिट वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और अदर टू अपोजिट वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करनी है। सपोज करें बेटा ये आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर को आप डिनोट करें A, B, C, D।
अब यदि आपको ए और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है तो बी और डी के आपने फाइंड आउट करने हैं, और यदि बी और डी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो ए और सी के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आपने सपोज कर लिया कि आपके पास ए के कोऑर्डिनेट है -1 2 एंड 3 और बी और डी के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने। तो आप सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यदि आप बी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं तो देन डी के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे आपके पास। अब बी के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकालने हैं? अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब दो अननोन हैं आपके पास, तो दो की रिलेशन चाहिए जिनको आप सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो पहला रिलेशन ये हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी, आप दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल पुट करें तो एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, AC को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि स्फीयर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप AC की डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, AB की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, BC की डिस्टेंस आपने निकालनी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन और आ जाएगा। इनको सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा जो आपको AC के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट सेम है। अब y कोऑर्डिनेट सेम कब होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है और दो पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट सेम तब होता है जब वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। अब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसके y कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम होंगे। अब जब ये डायगोनल AC y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस इसका जो दूसरा जो डायगोनल होगा वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा। एक डायगोनल अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरा डायगोनल y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इट मींस उन दोनों वर्टेक्स का जो आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों का सेम होगा। इट मींस b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही x कोऑर्डिनेट आपका d का होगा। y कोऑर्डिनेट दोनों डिफरेंट आएंगे जो आपने फाइंड आउट करने हैं। ये आपको क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे AC जो आपका डायगोनल है ये मान लो कि AC डायगोनल है, तो दूसरा जो डायगोनल होगा वो BD डायगोनल होगा, BD और BD डायगोनल ABCD वो डेफिनेटली y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के पैरेलल होने के कारण x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम आएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे AB इक्वल टू BC। AB BC के इक्वल है तो इट मींस AB स्क्वायर आल्सो इक्वल टू BC स्क्वायर। अब आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकालें। AB स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास x माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए y माइनस 2 होल स्क्वायर से y माइनस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। इसे एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 6x प्लस 2x 8x, और ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पे क्योंकि ये डायगोनल आपका किसके पैरेलल था? x एक्सिस के, तो ये डायगोनल डेफिनेटली आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे यदि x कोऑर्डिनेट आपके पास 1 आया है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी डेफिनेटली 1 ही होगा। अब बच गया y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। आल्सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे AB स्क्वायर आपके पास आया था x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर आपके पास आया था x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 2
होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और इधर आपके पास 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप इनको ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर हो गए, 2x प्लस में माइनस 6x तो माइनस के 4x हो गए आपके पास। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास 2y स्क्वायर आ गए, और माइनस 4y और माइनस 4y माइनस के 8y हो गए, और प्लस का 1 प्लस के 4 5 प्लस के 9 ये आपके पास हो गए 14 प्लस 4 ये आपके पास 18 हो गए। तो इधर प्लस के आपके पास 18 हो गए और इधर आपके पास प्लस के 16 है, तो 18 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस 18 प्लस 16 यानी आपके पास माइनस के 2 बचेंगे। या आप इसको कंप्लीट लिखना चाहो तो ये आपके पास 16 माइनस 18 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो x की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू माइनस 2। अब ये आपके पास 2 माइनस 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू माइनस 2, या आप ऐसे लिख लो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गए बेटा, और माइनस 2 इधर है आपके पास, तो माइनस 2 से माइनस 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर माइनस 8y यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 2 से माइनस 2 बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। अब यदि आप इनमें से 2y कॉमन निकालेंगे तो 2y कॉमन निकालने पर यहाँ पे बच गया y माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, 2y 0 कब होगा जब y की वैल्यू 0 होगी, और y माइनस 4 0 कब होगा जब y की वैल्यू 4 होगी। इट मीन्स आपके पास y की दो वैल्यूज आई हैं 0 और 4। अब क्योंकि ये डायगोनल आपका y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी उस पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, केवल y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती है बेटा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपके पास 1 आया था तो दोनों जगह 1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपके पास y की वैल्यू 0 और 4 आई है तो इसमें एक वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी और एक वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। इट मीन्स आपके अपोजिट जो वर्टेक्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट 1 0 एंड 1 4 होंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर। The vertices of a triangle ABC are A46, B15, C7, 2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at point D and E respectively, such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1:4. Calculate the area of a triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. इसमें बेटा एक ट्राइंगल ड्रा किया गया है। सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है आपके पास ABC। ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, A के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 6, B के कोऑर्डिनेट है 1 5 एंड C के कोऑर्डिनेट है आपके पास 7 2। A line is drawn to intersect side AB and AC at point D and E respectively, such that AD upon AB and AE upon AC is equal to 1:4. सपोज कीजिए ये लाइन ड्रा की गई है, AB को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D के ऊपर और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E के ऊपर। अब आपको ये बताया गया है कि AD का और AB का रेशियो और AE का और AC का रेशियो इक्वल है और ये रेशियो 1:4 के इक्वल है। आपने ट्राइंगल ADE और ABC दोनों के एरिया निकालने हैं और उनका रेशियो फाइंड आउट करना है, उनको कंपेयर करना है।
इसके लिए आपको क्या चाहिए था, यदि आप ABC का एरिया निकालते हैं तो आपके पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, जबकि आप अगर ट्राइंगल ADE का एरिया निकालते हैं तो आपको D और E के कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करने होंगे। अब D और E के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपने ये रिलेशन यूज करना है। आपको गिवन है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। यदि आपको ये पता चल जाए कि D AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB को आप AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB। इसी तरह से AE को आप AE अपॉन में AE प्लस EC लिख सकते हैं इक्वल टू, यदि AD AE 1 के इक्वल है तो यहाँ पे AD AE की जगह आप 1 लिख सकते हैं, प्लस में अब 1:4 है तो यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा। इट मीन्स AD AD सेम है, AE AE सेम है, तो 1 और 1 सेम हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि AD और DB का रेशियो, AE और EC का रेशियो ये 1:3 के इक्वल। अब D जो पॉइंट है AD अपॉन DB, इट मीन्स ये 1:3 हो गया, और AE अपॉन EC ये भी 1:3 के इक्वल। अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके D के और E के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपके पास अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, देन आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, एरिया ट्राइंगल ADE और एरिया ट्राइंगल ABC, इन दोनों का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों एरियाज निकालिए और फिर उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो इनका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। ये आप खुद कंप्लीट करेंगे बेटा। Now the next question is ABCD is a rectangle formed by the points A, B, C, D having coordinates -1, -1, -1, 4, 5, 4 and 5, -1. P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS is a sphere, a rectangle, a rhombus? Justify your answer. First of all बेटा आप ये पॉइंट्स प्लॉट करें और एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं। सपोज करें ये क्वाड्रिलेटरल है आपका A, B, C, D। A की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, -1। B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 and 4। C के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 and 4 एंड D की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 and -1। Now PQRS are the midpoints of AB। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट आपके पास S है। यदि आप इनको ज्वाइन करते हैं, P को Q से, Q को R से, R को S से और S को P से, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल। और पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। तो इट इज डेफिनेटली ए पैरेललोग्राम, ये तो कंफर्म है। बट पैरेललोग्राम में अब आपने ये बताना है कि ये स्फीयर है, रेक्टेंगल है या फिर ये रॉम्बस है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले PQRS चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि PQRS आर द मिड पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले से यदि आप P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे -1, -1, -2 अपॉन 2 -1 ही आ जाएगा एंड 4 -1 हो गया आपके पास 3, इट मींस 3/2। इसी तरह से आप Q के कोऑर्डिनेट निकालें, 5 -1 4/2 यानी कि 2, 4 + 4 8/2 यानी कि 4। R के कोऑर्डिनेट यदि आप निकालते हैं 5 + 5 10/2 यानी कि 5,
एंड -1 + 4 यानी 3, ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप s के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आपके पास 5 - 1 यानी 4/2 यानी 2 एंड -1 - 1 - 2/2 करेंगे -1 आ जाएगा। तो आपके पास ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे 6 टाइम्स पी क्यू की डिस्टेंस, क्यू आर की डिस्टेंस, आर एस की डिस्टेंस, एस टी की डिस्टेंस। अगर ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाती हैं तो इट मींस या तो ये स्क्वायर होगा और या फिर रम्बस होगा, इन दोनों में से, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं तो आइदर स्क्वायर और रम्बस। और केवल अपोजिट साइड इक्वल आती हैं तो इट मींस वो या तो पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। इसके लिए अब आपने साथ साथ डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, डायगोनल QS एंड डायगोनल PR। अगर इसके डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, चारों साइड भी इक्वल आ जाती हैं, तो ये डेफिनेटली आपका स्क्वायर होगा। चारों साइड इक्वल हैं बट डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो ये आपका रम्बस होगा। और केवल अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हैं, अब इसे आप कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपने 6 टाइम यूज करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।